Good morning to all my dear students. This is the lecture number 6 for the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. So in today's lecture we are going to cover the topics shielding effect and its consequences, concept of valency and trends of valency in the periodic table. So students, take your copy and pen and start studying. So let us begin our today's lecture. So today we are going to study shielding or screening effect. So you can see here on the left hand side the diagram is there, the atom structure is there. आपको पता है कि न्यूक्लियस यानी नाभिक जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. Why? Because nucleus contains protons and neutrons together. Protons is always positively charged and neutrons are having no charge. Protons जो है हमेशा positive charge होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, और जो ये न्यूक्लियर चार्ज आपने बार बार पढ़ा है न्यूक्लियस पे, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन. ओके, एंड यू ऑल नो दैट इन द सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड. सो यू कैन सी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं, सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अंदर वाले शेल में होते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द सेम चार्ज. सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? सेम चार्ज है. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरीके के फोर्स काम करते हैं. सबसे पहले तो हम रिपल्शन को समझेंगे. रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण. रिपल्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन. आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में, और जो इनर मोस्ट शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच में सबसे पहले रिपल्शन काम करेगा. देन यू कैन सी रिपल्शन जो है ये क्यों होगा? क्योंकि रिपल्शन हमेशा सेम चार्जेस के बीच में होता है. ओके, आउटर इलेक्ट्रॉन से आप ऐसे समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में, उसको आप आउटर इलेक्ट्रॉन कहोगे, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हैं, जिस शेल में न्यूक्लियस के जितने पास हैं, दैट आर कॉल्ड एज इनर इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स विल एक्ट एज अट्रैक्शन. अट्रैक्शन हमेशा दो डिसिमिलर चार्जेस के बीच में होता है, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, एंड आउटर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन काम कर सकता है. ओके, तो आपको पता है, ये मैंने पहले ही बताया है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक साथ काम करता है. रिपल्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द सेम चार्ज, एंड अट्रैक्शन यानी प्रतिकर्षण हमेशा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक कि किस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स काम करता है. नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप ऐसे समझो, जो इनर ऑर्बिट्स में, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक शील्ड की तरह काम करते हैं. शील्ड मतलब एक पर्दे की तरह काम करते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, आपने अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं आपने उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पढ़ा है और न्यूक्लियस के बीच में. कहीं पे भी इनर शेल्स की बात नहीं आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में प्रेजेंट है उनका क्या हुआ. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट में आप ऐसे समझो, जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ शील्ड या एज अ पर्दे की तरह काम करते हैं इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में ना लगे. ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए होता है क्योंकि एटम की साइज जो है वो एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाएगी. अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियर फोर्स को कम ना करे, ये शील्ड की तरह अगर काम ना करे, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एटम की साइज बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी. तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट में किसका काम होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं वो एज अ शील्ड का काम करते हैं. सो यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, कोर इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड मोर शील्डिंग दैन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कोर इलेक्ट्रॉन मतलब जो न्यूक्लियस के जितने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं as compared to the electrons present in the outermost shell. Okay, next point, electrons in the same subshell do not effectively shield to one another. अगर इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शील्ड नहीं करेंगे.
And the third and the most important thing is that order of screening effect और penetration effect is s orbital सबसे ज़्यादा shielding effect को दिखाता है, p orbital उससे कम, d उससे कम और f सबसे कम. So what is penetration effect? Penetration effect या shielding effect, screening effect दोनों same concept है. Shielding effect या penetration effect आप ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के जितने पास हैं द इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, यानी s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होंगे, उनकी पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी. देन द लीस्ट विल बी फॉर f. आपने ऑलरेडी पढ़ा है s p d f का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका ऑर्बिटल्स कैसा होता है, आपने इनके शेप्स पढ़े हैं, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. अभी आप इतना समझो कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से होता है. वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं वो एक शील्ड की तरह, वो एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये रिड्यूस कर सके ताकि एटम की साइज जो है वो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो जाए. सो लेट अस मूव ऑन फर्दर. आपने पढ़ा है कि ऑर्बिट्स का जो शेप होता है, आपने पढ़ा कि ऑर्बिटल्स 4 तरीके के होते हैं, s ऑर्बिटल्स, p orbital, d orbital and f orbitals. You can see here. So s orbital is totally symmetrical. ये less diffused होते हैं, ये कम फैले हुए होते हैं. p orbital देखो आप डम्बल शेप्ड है, ये as compared to s orbital ये ज़्यादा diffused होते हैं, ज़्यादा फैले हुए होते हैं. इनके lobes जो हैं, इनको आप lobes कहोगे. जो ये आपको दिख रहा है डम्बल शेप्ड, that is lobes. d orbital is more diffused. ये और ज़्यादा इसके lobes जो हैं वो फैले हुए हैं. आपको पता है कि d ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल्ड है. p ऑर्बिटल के 2 ऐसे ऑर्बिटल्स को मिलाओगे आप तो हमें डबल डम्बल d ऑर्बिटल मिलेगा. f ऑर्बिटल्स मैंने बताया है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, इनके लोब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं. अब आप ऐसे समझो क्यों पेनिट्रेशन इफेक्ट की इलेक्ट्रॉन्स जो हैं s ऑर्बिटल्स के वो क्यों सबसे ज़्यादा शील्ड करते हैं. क्यों? अगर इनर ऑर्बिटल्स में, इनर शेल में अगर s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट को दिखाएंगे. शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको वो कम करेंगे ताकि एटॉमिक साइज एबनॉर्मली श्रिंक ना हो जाए. सो यू कैन सी s ऑर्बिटल का शेप जो है वो सर्कुलर है, ये लेस कॉम्पैक्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज नहीं है, इसलिए ये बहुत इफेक्टिवली जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को दिखाते हैं. p ऑर्बिटल आपने पढ़ा है कि s ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है या पेनिट्रेशन इफेक्ट होती है. फिर p की होती है. p की क्यों होती है? क्योंकि p के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल्स, फैले हुए होते हैं. उसके बाद उससे कम होती है पेनिट्रेशन या शील्डिंग इफेक्ट d की. क्यों होती है? वेरी पुअर इफेक्ट इज सीन इन d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, क्योंकि इनके जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल्स के वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं. ये शील्डिंग इफेक्ट को ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाते हैं. अब आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में कि क्यों f ऑर्बिटल्स जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं. द लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट इज सीन इन द f ऑर्बिटल्स. ये आप देख लो, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखो f ऑर्बिटल जो है वो इनर शेल में है, मतलब न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल है, जो शेल्स हैं, दैट इज f ऑर्बिटल. ओके, यू कैन सी f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर हैं और आउटर मोस्ट शेल पे s इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप देख सकते हो पिंक कलर से जो डिनोट करा, दैट आर इनर f इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी अंदर की तरफ के शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो f ऑर्बिटल है. और आपने पढ़ा है कि f ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, उनके लोब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, इसलिए वो शील्डिंग इफेक्ट को उतना प्रॉपर नहीं दिखा सकते हैं. इसी वजह से f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल जब आप क्लास 12th में जाओगे तो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन के बारे में डिटेल पढ़ोगे तो d ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और f ऑर्बिटल आप पढ़ोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में. तो बेसिकली उसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है
और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी साइज जो है वो एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाती है। आप उसको डिटेल में पढ़ोगे क्यों होती है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स के केस में जो एफ ऑर्बिटल है उनका शेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उनके लोब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड होते हैं, दे आर वेरी डिफ्यूज्ड एंड दे शो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स में एफ ऑर्बिटल्स हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट को ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आप आगे पढ़ोगे कि एफ ऑर्बिटल्स में, यानी जब आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ोगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में, साइज जो है वो एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाती है बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर इन एफ ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में भी आप आगे पढ़ोगे, जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ोगे तो उसमें भी ये होता है कि डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है इट इज डबल डम्बल, इट इज वेरी डिफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होता है मतलब फैला हुआ होता है, इस वजह से वो शील्डिंग को प्रॉपर नहीं कर पाता है। अगर इनर ऑर्बिटल में इनर शेल में अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो वो भी जो है वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, यानी जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो उसमें डी और एफ ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं होता है, स्क्रीन का काम नहीं करता है। तो एबनॉर्मली जो है वो साइज जो है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर इनर शेल में एस या पी इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, आप आगे पढ़ोगे एस और पी के केस में, तो ये क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेस डिफ्यूज होते हैं, कम फैले हुए होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये एक पर्दे की तरह काम करते हैं। अगर एफ ऑर्बिटल की जगह यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये बहुत इफेक्टिवली जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को दिखाते हैं और ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो रिड्यूस करते हैं। ओके, सो इसको आप इस तरह से समझो कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, देन एस की सबसे स्ट्रांगली शील्डिंग इफेक्ट को दिखाते हैं, देन पी के दिखाते हैं, देन डी के दिखाते हैं, और सबसे वीक जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ ऑर्बिटल में होता है। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है इनके शेप्स में, इनके डिफ्यूजिबिलिटी में, ये कितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट हैं, ये कितने ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, ये डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट पे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो आपने भी आगे पढ़ा है। सो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द शील्डिंग इफेक्ट इज द रिडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स between the nucleus that is positively charged and the outer electrons that is negatively charged due to the blocking effect of the inner electrons. shielding effect में जो inner electrons होते हैं या core electrons होते हैं जो inner shell में nucleus के पास होते हैं, उनका क्या काम होता है कि वो किसके फोर्स को कम करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को कम करते हैं। किसके? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कम करता है कौन? वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास। ओके, सो एस ऑर्बिटल हैज द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। आपने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट, दैट इज लेस डिफ्यूज, वो बहुत कम फैला हुआ होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसके लिए इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है पेनिट्रेशन पावर या शील्डिंग इफेक्ट की। पेनिट्रेशन पावर एंड शील्डिंग इफेक्ट हैव द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा। अगर पेनिट्रेशन पावर भी पूछे ऑर्बिटल का या शील्डिंग पावर पूछे तो दिस ऑर्डर विल बी द सेम। द एस विल हैव द maximum power, then P, then D, and then F. So what is the penetration effect or the penetration power? The ability of an electron to get closer to the nucleus. इलेक्ट्रॉन की वह एबिलिटी कि वो न्यूक्लियस के कितने क्लोज जा सके, इट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग पावर का सेम सीक्वेंस है। एस ऑर्बिटल हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी, देन P, देन D, देन F. लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट में ही अब आप कांस्टेंट है, आपको इसको स्लेटर्स रूल से आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। सो स्लेटर्स रूल इन 1930 a scientist J.C. Slater proposed a set of empirical rules to understand the concept of effective nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश जब भी आएगा तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन
and to calculate the screening constant. He proposed a formula for the calculation of effective nuclear charge. So सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि जो आपने ऑफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप उसको कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आपको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा. 1s2 इट विल बी अ वन सेट. 2s2p को आप एक सेट बनाओ. 3s3p को एक सेट बनाओगे. 3d को अलग करोगे. 4s4p यानी s और p को एक साथ आप बनाओगे और d और f को अलग अलग करोगे. डी और एफ का मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आगे कैलकुलेशन करोगे. आगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उस समय हम डी और एफ के लिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट वो मैं बताऊंगी. अभी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लो. देन 4D का ग्रुप बनाओगे, फिर 4F का और 5S और 5P का. सो अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ओके, और उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक द सेट. 1s सबसे अंदर होता है इसलिए हम उसको सेपरेट ग्रुप बनाएंगे. 2s2p को एक ग्रुप बनाएंगे. 3s3p को एक ग्रुप बनाएंगे. 3d को अलग रखेंगे. देन 4s4p को बनाएंगे. देन 3d को अलग रखेंगे. 4f को अलग रखेंगे और 5s और 5p यानी s और p को एक साथ करेंगे और d और f को सेपरेट करेंगे. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये स्लेटर्स रूल का डायग्रामेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है. सबसे पहले वी विल सी द s and p इलेक्ट्रॉन्स. ओके, s and p इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब आप ध्यान से देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल. आप सपोज करो दिस इज द न्यूक्लियस, द सेंटर इज द न्यूक्लियस. आउटर मोस्ट शेल जो है वो n है. अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर s या p इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 0.35. आउटर मोस्ट शेल के जस्ट पहले वाले शेल अगर s या p इलेक्ट्रॉन है उसमें तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85. n-2 शेल विल कंट्रीब्यूट 1 एंड n-3 जितने भी इनर हैं वो सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे. बाकी सबसे आउटर मोस्ट शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? s और p के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, s और p के लिए 0.35. देन n-1 मीन्स आउटर मोस्ट शेल के जस्ट बगल वाला शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85. दिस वॉज फॉर s एंड p इलेक्ट्रॉन्स. आज के लेक्चर में आप सिर्फ s और p ही कैलकुलेट करोगे. d ऑर्बिटल्स के लिए हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे. अभी आप वैल्यू देख लो. d और f इलेक्ट्रॉन्स के लिए n शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.35. n मीन सबसे आउटर मोस्ट शेल. बाकी जितने शेल कंट्रीब्यूटिंग होंगे n-1, n-2, n-3, n-4 सो ऑन, दे विल कैलकुलेट 1. जो है ये कितने चार्ज को देंगे? 1 को देंगे. दैट मीन्स ओनली आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विल गिव 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेस्ट n-1, n-2, n-3 या n-4 जितने भी हो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? 1 करेंगे. तो आप स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ध्यान दीजिएगा. ये ग्रुपिंग अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ग्रुपिंग आप कर रहे हो तो सवाल आप नहीं कर पाओगे. ध्यान दीजिएगा. 1s इज द इनर मोस्ट शेल, सबसे अंदर रहता है, न्यूक्लियस के सबसे पास रहता है. इसको इसीलिए इसको हम अलग ग्रुपिंग किया है. और s और p को आप एक साथ रखो और d और f को हम अलग रखेंगे. बस ये आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस लगाएंगे. इट इज़ वेरी इजी, जस्ट पे अटेंशन. सो स्टूडेंट्स, लेट अस डू सम क्वेश्चन. टेक योर कॉपी एंड पेन. बिना कॉपी पेन के आप इसको मत करिएगा. आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो जो स्लेटर ने जो ऑर्डर बताया था कॉन्फ़िगरेशन का वो आपको याद होना चाहिए कि 1s को आप बिल्कुल अलग ग्रुप में रखोगे, फिर 2s2p को एक साथ रखोगे, 3s3p को एक साथ रखोगे और d और f को आप अलग रखोगे. d और f का मैं आज नहीं बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसको बताऊंगी. So you have to calculate the shielding constant experienced by a 2p orbital in nitrogen atom. सबसे पहले क्या करोगे आप? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया. ओके, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आपको पता है, अबाउ से आपने पढ़ा है 1s2, 2s2 एंड 2p3. एटॉमिक नंबर इज 7. अब आप ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट शेल आपको ग्रुपिंग देखो किस तरीके से बनानी है, 2s और 2p की. तो 2s2p को आपने एक ग्रुप बना दिया, दैट इज द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज n. ओके, 1s को आपने क्या ग्रुप किया? n-1. ध्यान से देखो, n वॉज द आउटर मोस्ट शेल एंड n-1 जो आउटर मोस्ट शेल के बगल वाला है.
और आपको ये ध्यान देना है कि 2s और 2p को एक ग्रुप में रखना है। n शेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आप देखो 0.35। अब आप ध्यान दो कि आपको यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर 2p के इलेक्ट्रॉन का। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपने देखिए आपको कितने वैल्यूज़ हैं n की, 0.35 इंटू 4। p में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन आपको जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है आप उसको काउंट नहीं करोगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें इसके एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो टोटल जो आपका n शेल में जो कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में और s में 2। क्यों? क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम शील्डिंग कांस्टेंट ऑलरेडी निकाल रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 0.35 इंटू 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2p के एक इलेक्ट्रॉन का ही शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है। सो 0.35 इंटू 4, और n-1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और n-1 कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 0.85। तो सो 2 इंटू 0.85। ओके, अब इसको सॉल्व करो, इट विल कम 1.40। इसको सॉल्व करोगे तो 1.70 आएगा, आंसर विल बी 3.10। अब आपको एक फॉर्मूला है Z इफेक्टिव निकालने का, इट इज़ वेरी सिंपल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला है Z माइनस S और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जहाँ पे Z जो है एटॉमिक नंबर है और S जो है वो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। तो Z इफेक्टिव विल बी, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपने कितना कैलकुलेट किया है, 3.10। सो 7 माइनस 3.10, द आंसर विल बी 3.90, एंड दिस विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर नाइट्रोजन एटम इन द p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा, 3.90। So students, let us do some more question regarding screening constant and effective nuclear charge. In the next question, you have to calculate the screening constant for p electrons in boron and oxygen. बोरॉन और ऑक्सीजन एटम के p इलेक्ट्रॉन का आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो जिसके लिए आपको निकालना होगा उसके इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर नहीं करते हो, ये बात ध्यान देना। सो लेट अस सी फॉर बोरॉन एटम। बोरॉन एटम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1। आपको स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि 1s2 बिलोंग्स टू द n-1 शेल। आप देख लो n-1 मतलब न्यूक्लियस के उतने ही क्लोज है, और n मतलब जो आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि s और p को हमको एक ग्रुप में रखना है। सो यू कैन सी हियर कि n का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है s और p इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज 0.35। ओके, तो 0.35 इंटू 2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसी p के इलेक्ट्रॉन का आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो आप इस p के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करोगे। सो इट विल बी 0.35 इंटू 2 प्लस 0.85 इंटू 2, क्योंकि n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। सो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 0.85 इंटू 2, एंड नेक्स्ट आगे के शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हमने वैल्यू 0 लिखी है। आप इसको कैलकुलेट करो, इट विल कम 2.40। Screening constant will come 2.40, then effective nuclear charge is atomic number minus screening constant, 5 minus 2.40. So the effective nuclear charge for the p electron present in boron atom is 2.60. Similarly आप ऑक्सीजन के भी लिए भी कर सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल। आप स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको आप डिवाइड कर दो। 1s जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज n-1 शेल बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस, और जो s और p को 2s और 2p को आप n कंसिडर करो। सेम वैसे ही आप निकालो। सो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा 3.45, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 8 माइनस 3.45, इट विल कम 4.55। सो बच्चों, आपने जितना भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया और किस तरीके से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप बाकी भी सवाल करिएगा। और जो भी डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एफ के लिए हैं वो मैं बाद में करवाऊंगी, ताकि आपको अभी एस और पी पे पहले कमांड हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉर डी और एफ ऑर्बिटल, जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में बताऊंगी। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप ये ध्यान देना कि एटॉमिक साइज इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो भी आपका नाभिकीय आवेश है
वो एटॉमिक साइज यानी एटम के साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी, दूसरी वैल्यू घटेगी तो पहली वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। इट इज़ द ऑपोजिट रिलेशन। सो आप यहाँ पे देख लो, मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो है शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से बढ़ेगा, और किस तरीके से आप जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अक्रॉस अ पीरियड बढ़ता है। आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो सक्सेसिवली एक एक प्रोटॉन बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 है, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है, देन 14, 15, 16, यानी कि जब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो सक्सेसिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, नाभिकीय आवेश, वो बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट तो सेम होगा, लेकिन जो नाभिकीय आवेश होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो बढ़ता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जब भी नाम आएगा तो इतना समझ लेना कि जो इनर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं, एज अ स्क्रीन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको कम करने के लिए जो इनर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं, ताकि एटम का साइज जो है वो एबनॉर्मली डिक्रीज ना हो जाए, श्रिंक भी ना हो जाए। सो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत बार आपने इसको पढ़ा है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, संयोजकता का कॉन्सेप्ट। आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ द वैलेंसी। आपने पढ़ा है ये बहुत बार, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब आप ये ध्यान से देख लो, एस ब्लॉक दैट मीन्स एस एलिमेंट्स है। ये अब आप आगे ये पढ़ोगे कि एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। पी और पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है 3rd से 8th ग्रुप को, बिकॉज इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। वो उसी तरीके से डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके नीचे एफ आते हैं, एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स, उसमें जो है एफ ब्लॉक में जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक बोला जाता है। सो यू ऑलरेडी नो दैट ग्रुप नंबर जो है, जो ये आपको पता है कि ग्रुप नंबर इज दिस 1 2 3 4 5 6 7, इट इज द वर्टिकल कॉलम। तो ये हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाता है। जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आपने यही तो पढ़ा, पोजीशन ऑफ कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आप पोजीशन बताओ पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप हमेशा क्या बताता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं दैट विल बी द वैलेंसी, या उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसका ग्रुप होगा। दैट मीन फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ग्रुप, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी, और इनकी वैलेंसी आपने पढ़ा है। अभी आगे आप देखोगे किस तरीके से मेटल की वैलेंसी आप निकालते हो और नॉन मेटल की निकालते हो। तो हमेशा याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं, ग्रुप नंबर को दिखाते हैं। आप ये बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि वैलेंसी या संयोजकता क्या होता है। वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं दैट विल बी द ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही उसको संयोजकता या उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स उनके बाह्यतम कक्ष में प्रेजेंट हैं। आपको पता है कि ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे आते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम ग्रुप में, तभी तो उनको रखा गया है। तो जो ग्रुप में सारे जितने एलिमेंट्स आते हैं उनकी सेम वैलेंसी होती है, क्योंकि उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। सपोज कंसिडर कर लो आप फर्स्ट एक ग्रुप में एल्कली मेटल्स में, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रूबीडियम हो, सीजियम हो, फ्रांशियम हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी एक ग्रुप के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो होती है वो सेम होती है। ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन पीरियड में आपने पढ़ा है सक्सेसिवली जब एक एक करके हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो प्रोटॉन्स के नंबर 1 1 करके बढ़ते हैं, इंक्रीज्ड बाय 1। तो इसकी वजह से जो वैलेंसी होती है वो पीरियड में तो चेंज होती है, लेकिन ग्रुप में
कि पर्टिकुलर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है, चाहे आप फर्स्ट ए देख लो, सेकेंड ए देख लो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अगर आप कंसिडर कर लो हेलोजन के लिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, सबकी वैलेंसी 7 होगी। यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी सबकी वैलेंसी 1 होगी। लेकिन पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो सक्सेसिवली जो होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स एक एक करके बढ़ते हैं। इस वजह से जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैलेंसी जो है वो चेंज होगी। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की है कि किस तरीके से वैलेंसी जो है वो ग्रुप में चेंज होता है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस तरीके से। और अभी आप जब वैलेंसी आप मेटल और नॉन मेटल के केस में करोगे तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेटल के केस में जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 या 3 तो वो उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन नॉन मेटल के केस में अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसको 8 में से सब्सट्रैक्ट करोगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये ग्रुप में आप देख लो किस तरीके से वैलेंसी चेंज होती है। सो बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो नीचे बॉक्स बना है, फॉर मेटल्स, धातुओं के लिए जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। टोटल जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के लिए तो वो ही होगी उनकी वैलेंसी। लेकिन मेटल्स के लिए मैंने बार बार बताया आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर है तो वो मेटल नहीं कंसिडर्ड होंगे। नॉन मेटल्स के लिए मैंने बताया आधातु के लिए कि वैलेंसी क्या होती है, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की पहचान कैसे करोगे आधातु की, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नॉन मेटल्स कंसिडर होंगे। और नॉन मेटल्स की आप वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि ग्रुप में सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, इसलिए ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लो आप, सारे ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, उनकी वैलेंसी या संयोजकता 1 ही होगी। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप, दैट इज एल्केलाइन अर्थ मटेरियल मेटल उसकी वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि इनके सारे, चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रॉन्शियम हो, बेरियम हो या रेडियम हो, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हमेशा 2 ही प्रेजेंट होंगे और उनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। सो बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होता है, सक्सेसिवली जो है एक एक करके प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी वजह से पीरियड में जो है वैलेंसी सेम नहीं होती है। सिंस द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो पीरियड में हमेशा जब आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, कभी भी वैलेंसी सेम नहीं होगी। दे विल नॉट शो द सेम वैलेंसी इन अ पीरियड। द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसीज। क्यों डिफरेंट वैलेंसीज होती है, क्योंकि एक एक करके सक्सेसिव प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, वो बढ़ता है। इस वजह से जो आपके पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वैलेंसी सेम नहीं होती है। और मेटल और नॉन मेटल के लिए आपने पिछले सेशन में पढ़ लिया कि किस तरीके से, अगर मेटल है दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। और मेटल की जब भी आप वैलेंसी निकालोगे दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही होगा उनकी वैलेंसी मेटल के केस में। लेकिन नॉन मेटल के केस में आप कैसे निकालोगे, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नॉन मेटल्स होंगे। और उनकी वैलेंसी आप कैसे निकालोगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिया है वैलेंसी का। इसका बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप ये ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक अगर आपको कोई भी एलिमेंट पूछ रहा है तो आपको उसके वैलेंसी के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 21 से यानी स्कैनेडियम से जिंक तक 30 तक ये जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये खासियत होती है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, एक से ज़्यादा शो करते हैं।
आप एक आइडिया रख लेना, क्योंकि जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट क्या क्या शो कर सकता है, कि प्लस भी शो करता है, माइनस भी कर सकता है, -3 भी, जैसे नाइट्रोजन आप देखो -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 ये सब शो कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बेसिकली वैलेंसी डिपेंड करती है बॉन्डिंग पे, कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी पे। तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आप वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आप समझो। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप प्लीज़ उस पर्टिकुलर वीडियो के क्वेरी सेशन में आप वीडियो में पूछो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको सिस्टमैटिकली अपने कॉपीज़ में लिखते जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।